हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धा आईएएस। तो पिछले वीडियो में हमने जो वॉरेन हेस्टिंग्स से लेके जो डलहौसी है वहाँ तक के जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनका हमने देखा था क्या इनका कंट्रीब्यूशन है और इन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, तो आप वो वीडियो देखिए और ये जो दूसरा पार्ट है उस वीडियो का, तो इसमें हम देखेंगे कि जो 1858 या 57 के वॉर के बाद, या सॉरी जो 1857 जो रिवोल्ट है उसके बाद जो भी वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल्स आए थे इंडिया में, तो उनके बारे में हम देखेंगे। ओके, और इसमें देखेंगे क्या है कि हम बस मेन मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो देख रहे हैं, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूपीएससी ने ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इनको सुनिए और कुछ कुछ चीज़ों का क्रोनोलॉजिकली जो पूछता है ना यूपीएससी, तो उसको थोड़ा आप याद रखिए, मतलब एलिमिनेशन मेथड में इसका ये आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद देखिए, जैसे हमने लॉर्ड वेलेस्ली का देखा है, सॉरी डलहौसी का, तो इसमें सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, या जो कोहिनूर डायमंड का जो मैंने बताया था आपको, या मिलिट्री जो हेडक्वार्टर है ब्रिटिश का वो शिमला शिमला में ट्रांसफ़र किया था, मूव किया था। तो उसके बाद देखिए अब ये वाइस रॉय जो है लॉर्ड कैनिंग है, जो फर्स्ट उसके बाद जो आए थे, देखिए लास्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फर्स्ट वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि वाइस रॉय ये जो है वो 1858 के वो जो आया था गुड गवर्नेंस फॉर इंडिया एक्ट, उसके बाद ये वाइस रॉय ये जो है वो एक मतलब स्टार्ट हुआ था। ओके, देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज इनके टाइम पे हुई थी, कलकत्ता, मदरसा और बॉम्बे इन 1857। और इसका जो ओरिजिन है वो हमने देखा था कि उसमें जो वुड्स डिस्पैच है, ठीक है, वुड्स डिस्पैच जो है उसमें ये बताया गया था कि इंडिया में ना यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की जाएंगी, तो ये इनके टाइम पे हुई है। फिर देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लॉर्ड डलहौसी का जो हमने देखा था वो उसको विड्रॉन किया गया है 1859 में, क्योंकि जैसे मैंने उस पहले वाले वीडियो में बताया कि ब्रिटिश वांटेड कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे जो रूल है वो खत्म हो जाए, और वो पूरा उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो इन्होंने सोचा कि जो भी मतलब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से या कुछ रिलीजियस या सोशल इंटरफेरेंस है जो ब्रिटिशर्स का, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम मतलब उन्होंने फेस किया 1857 जैसे रिवोल्ट का, वो आगे ना हो, इसलिए इसलिए उन्होंने उसको विड्रॉन किया। फिर देखिए टू आर्म्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ओरिजिनेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल। देखिए वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल तो ये ठीक है, लेकिन इसमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करके उस एक्ट में ये दिया था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये जो होता था, ये ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब वाइसरॉय एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो वहाँ पे जो इंग्लैंड के हाउस में होता था। ठीक है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो ये दोनों मिलके काम करते थे। फिर देखिए रिग्रेसिव लॉज सच एज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या आईपीसी, ये सब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए। जैसे हमने देखा था कि लॉर्ड बेंटिंग के टाइम पे लॉर्ड मैकॉले का जो माइन्यूट आया था, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट लॉ कमीशन वो उस टाइम 1833 में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो उसके बाद उसने जो भी बताया था ये यहाँ पे क्रिमिनल कोड या पिनल कोड इस हिसाब से इसमें आए हैं। तो देखिए अभी ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसको हमने 1972 में रिप्लेस किया था। ठीक है, उस इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। ठीक है, एक तो 1892 में या 1872 में भी इसमें मतलब संशोधन किया था। फिर बाद में जाके इसको पूरा विड्रॉ की, मतलब अलग से एक नया 1972 में एक सीआरपीसी कोड बनाया गया था। ठीक है, और 18 जो आईपीसी है ये 1960 में, सॉरी 1860 में लाया था, और वही कंटिन्यू था। उसमें बहुत कुछ चेंजेस तो करते रहे कंटिन्यूअसली, क्योंकि टाइम चेंज जैसे जैसे हुआ वैसे क्राइम का नेचर है वो भी चेंज होता रहा है। ठीक है, लेकिन अभी अगर हमने देखा है 2023 में गवर्नमेंट ने जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो एविडेंस एक्ट है उसका भारतीय साक्ष्य संहिता, ये तीनों लाए हैं, और गवर्नमेंट ने बोला है कि इनको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। ओके, तो ये देखो इसके सारे जो ओरिजिन्स है वो ब्रिटिशर्स में है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतना ये मतलब एक्सटेंसिवली ये सब कुछ इसका स्टडी किया था, क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी एक डेमोक्रेसी उस टाइम था पहले से ही, और उसमें ये सब चीजें चल रही थी, रूल ऑफ लॉ जो हमने उनसे लिया है।
ठीक है, तो ये सारी ये जो चीजें हैं उसी का ही अभी जो इम्प्लीकेशन है, जो हम ये सब चीजें कर रहे हैं। और इससे बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो ब्रिटिश एरा के ही हम आज भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एविडेंस एक्ट है, या जो एपिडेमिक एक्ट जो कोरोना के टाइम पे मतलब इम्प्लीमेंट किया था, उसके मतलब उसका उस पावर का यूज करके जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन और ये चीजें लगाई थी ना, तो वो भी शायद मतलब 83 या उसके आसपास का वो एक्ट था। तो देखिए फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, सॉल्ट टैक्स ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, ये किया है, ये किन्होंने लॉर्ड कैनिन ने किया है। फिर देखिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 इसने ही इनेक्ट किया है। और देखो पोर्टफोलियो, अब इसमें लिखा नहीं है, पोर्टफोलियो जो सिस्टम है, ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम भी 1861 में ये लॉर्ड कैनिन के टाइम पे ही आया है। फिर देखिए लॉर्ड, उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस, देखिए इनका इतना कुछ इतना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी देखो कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास 1865 में हाई कोर्ट्स बनाया। ये देखो ये यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, ये कि 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज बनाई, और 1865 में हाई कोर्ट्स बनाए, तो ये याद रखो। फिर देखो लॉर्ड मेयो या लॉर्ड नैस या रिचर्ड साउथवेल बुर्क, जो भी है इनके नाम, इसका नाम है, तीनों तीनों इसके ही नाम है। तो ये इसका क्या कंट्रीब्यूशन है देखिए, विजिटिंग अ पोर्ट ब्लेयर फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन ही बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय टू बी असैसिनेटेड इन द ऑफिस। देखो लॉर्ड मेयो या जो भी नॉर्थ ब्रुक सॉरी साउथवेल बुर्की जो है उसको फर्स्ट मतलब असैसिनेट किया है। ठीक है, किसने असैसिनेट किया है? शेर अली अफरीदी विथ अ नाइफ, एक नाइफ से उसने उसको मारा है। ठीक है, ही इज द फर्स्ट किसको असैसिनेट किया। ही इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, देखो, ऑफ फाइनेंसेस एंड प्रमोटेड द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक वर्क, रेलवेज, फॉरेस्ट, इरिगेशन। देखो हमने देखा कि पीडब्ल्यूडी जो है वो कब आया है? डलहौसी के टाइम पे। ठीक है, रेलवेज भी डलहौसी ने स्टार्ट किया है, पोर्ट जो टेलीग्राफ है, पोस्ट, और वो भी उसने स्टार्ट किया है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका जो फाइनेंस या प्रमोशन है, ये पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ये लॉर्ड मेयो ने किया है। देखो लॉर्ड मेयो के साथ ये डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। उसके बाद लॉर्ड रिपन को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। यस, तो देखिए ये पोर्ट, डिफेंस, ये सब चीजें इसमें स्टार्ट की। फिर देखिए यूरोपियन ओरिएंटेड मेयो कॉलेज एट अजमेर वाज फाउंडेड द एजुकेशन ऑफ यंग नेटिव चीफ्स विथ, देखो जो भी है तो ये स्टार्ट किया है। फिर देखिए ही आल्सो इम्प्रूव्ड रिलेशंस विद अफगानिस्तान। देखो लॉर्ड मेयो ने, जो हमने देखा था ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी थी, तो लॉर्ड मेयो ने उसको मतलब सोचा कि मतलब अफगानिस्तान में हम इतना मतलब हॉस्टाइल उनके साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, कंडक्ट द फर्स्ट सेंसस। देखो हमें पता है कि 1872 में फर्स्ट सेंसस इंडिया में किया है, तो ये इसी के टाइम पे ही किया है। फिर देखिए ये टर्न द डेफिशिट बजट इनटू अ सरप्लस। देखो कितने अच्छे काम किया इसने, मतलब अच्छे इन द सेंस उस टाइम पे ब्रिटिश ने जो भी किया है वो नेगेटिव ही है, बट स्टिल मतलब हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज एफिशिएंट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब आप इसको ना एक अच्छा जैसे याद रख सकते हो, इसको बस याद रखने के लिए ये चीजें हम ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी इसी टाइम पे 1861 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। सेंसस हेल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1872, जैसे मैंने बताया। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। देखो मैंने क्या बोला कि वहां पे पीडब्ल्यूडी जो डलहौसी ने किया है, तो इसने एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स किया है लॉर्ड मेयो ने, और डिसेंट्रलाइजेशन जो हमने ऊपर बताया। फिर देखो लॉर्ड लिटन, देखो ये रूथलेस था। देखो कैसे 1876 और 1878 के बीच में फेमाइन था, कहाँ पे? मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, सेंट्रल इंडिया, पंजाब, सब जगह पे था। फिर भी उसने क्या किया था? दिल्ली दरबार, मतलब वहां के राजा को यहाँ बुलाया था। ठीक है, वो दिल्ली दरबार 1877 में किया था। ओके, फिर देखो फेमाइन कमीशन उसके टाइम पे आया था, द प्रेसिडेंसी ऑफ रिचर्ड स्ट्रेची। तो स्ट्रेची कमीशन जो है वो फेमाइन पे था, और वो लिट्टन के टाइम पे आया था, क्योंकि उस टाइम बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके से फेमाइन इंडिया में आया था। ठीक है, फिर देखिए रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, ये देखो हम इसको याद नहीं रहता हमें, लेकिन याद रखिए ये इसके टाइम पे रॉयल टाइटल्स एक्ट। क्वीन विक्टोरिया एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ कैसरिया हिंद और क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, इसके टाइम पे हुआ है, तो इस एक्ट के तहत। फिर देखो फेमाइन इन साउथ एशिया, सॉरी साउथ इंडिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखो ये बहुत ही खतरनाक एक्ट, जो इससे क्या हुआ कि उसने बोला कि वर्नाकुलर जो प्रेस है वो उसने बंद करने की कोशिश की है, वर्नाकुलर जो रीजनल लैंग्वेज में है। इसलिए आपको पता है कि अमृत बाजार पत्रिका है वो रातों रात बंगाली
जो था उसके इंग्लिश हो गया वो, ठीक है। तो ये इतना ड्रैकोनियन एक्ट था। फिर आर्म्स एक्ट, देखो ये सारी चीजें इसलिए इसलिए इसको रूथलेस बोलते हैं। फिर देखिए ही इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म सॉल्ट टैक्स थ्रू आउट द ब्रिटिश इंडिया, abolished many import duties and supported the free trade policy। ये अच्छी बात है। देखो इसने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन इसमें कुछ देखो, एक तो यूनिफॉर्म सॉल्ट टैक्स किया, फिर फ्री ट्रेड पॉलिसी भी की, एंड दिस सीरियसली अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देखो ये कोई अच्छी बात नहीं है वैसे। फ्री ट्रेड, अब हम जब बोलते हैं ना फ्री ट्रेड की वजह से कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी क्या है कि हम एक्सपोर्ट जो है इतना अच्छे से नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप देखिए एक तो ब्रिटिश कंटिन्यूअसली फार्मर्स के ऊपर, या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इंडिया में बहुत ही लेट भी स्टार्ट हुआ है, तो हम उसके लिए रेडी नहीं थे, फिर भी इसने फ्री ट्रेड पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है। ओके। और सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस दैट हैड बिगन इन द टाइम ऑफ लॉर्ड मेयो वाज कंटिन्यूड, इसने कंटिन्यू किया। लिटन वांटेड टू एनकरेज द प्रोविंसेस इन द कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड देयरबाय स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पावर। देखो प्रोविंसेस का जो फाइनेंशियल पावर है वो उसने जारी रखा है, जो भी लॉर्ड मेयो ने किया था। फिर देखिए 1787 में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस वाज एबोलिश्ड, सॉरी एस्टेब्लिश्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियंस, बट दिस वाज अबॉलिश्ड लेटर। ये किया था लेकिन उसको अबॉलिश कर दिया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसी के टाइम पे इसने नहीं किया है, ठीक है। 1876 मतलब उस लेट डाउन फाउंडेशन उसका लेट डाउन शायद इसने किया है, लेकिन ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज हमें पता है सर सैयद अहमद खान, इन्होंने किया था अलीगढ़ में, ठीक है। उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं अभी। फिर देखिए लॉर्ड रिपन 1880 और 18, इसको प्रोग्रेसिव इन आउटलुक, बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव था। उसने सारे जो लॉर्ड लिट्टन ने जो गंदे काम किए थे उसको इसने रिवर्स करने की कोशिश की है। देखो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, जिसमें लेबर की कंडीशन मतलब इंप्रूव करने के लिए उसने ट्राई किया है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली है ना विमन और चिल्ड्रन, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। 1882 में गवर्नमेंट रिजोल्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसने गवर्नमेंट रिजोल्यूशन लाया, इसलिए इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। किसको? लॉर्ड रिपन को। तो ये याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर। देखो हंटर का जो एजुकेशन कमीशन है, देखो हंटर कमीशन वो एक 1917 में आया था, दैट इज डिफरेंट। और ये जो है ये एजुकेशन के लिए है। देखो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, देखो दिस वाज वेरी, मतलब ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बिल था, लेकिन इसको ब्रिटिशर्स ने अपोज किया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था कि यूरोपियंस कुड बी ट्राइड बाय द इंडियन जजेस, ये चीज उसमें मेंशन किया था, और ब्रिटिश ने इसको अपोज किया है, ठीक है। इसलिए ये इसने इतना प्रोग्रेसिव सोचा था, लेकिन बाद में इसको यूरोपियंस के प्रेशर की वजह से या ब्रिटेन पार्लियामेंट की वजह से भी इसको वापस लेना पड़ा। फिर देखिए वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट जो था उसको रिपील किया। देखो उसमें वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में मेनली ये था कि कोई भी अगर आर्टिकल आपको पब्लिश करना है या कुछ करना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से। और दूसरा ये है कि हर कोई मतलब एवरी टेक्स्ट गवर्नमेंट को दिखाना है, ठीक है, डीएम से परमिशन लेनी पड़ती। तो ये पूरा मतलब एक सर्विलियंस स्टेट, जैसे हम उसको ऑर्वेलियन स्टेट बोलते हैं, तो वो प्रेस के ऊपर ऐसे हुआ था, ठीक है। उसको रिपील कर दिया इसने। एज ऑफ एंट्री इन द, देखो लिट्टन ने क्या किया था कि जो 21 ईयर्स था एज, उसको घटा के 18 ईयर्स किया था। तो उसने फिर से उसको बढ़ा के 21 ईयर किया है। तो देखो इस टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रहे थे। उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो उन ऑर्गेनाइजेशन के काम की वजह, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो उस टाइम काम कर रहे थे, उनकी वजह से भी ये चीजें बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। 1882 में ही ग्रांटेड फ्रीडम टू द प्रेस, ही वाज फॉन्डली कॉल्ड एज अ रिपन द गुड, यस इसको बोला जाता है। फिर देखिए लॉर्ड डफरिन, ये भी इतना अच्छा नहीं था, इसने भी बहुत सारी चीजें मतलब गलत किए हैं, जैसे इसने थर्ड बर्मीज वार मतलब इसके टाइम पे हुआ है। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑकर्ड इसके ड्यूरेशन में हुआ है, लेकिन इसने बहुत ही अपोज किया है आईएनसी को। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश तो हुआ, लेकिन इसने बहुत कोशिश की कि ये मतलब इस्टेब्लिश ना हो जाए ऐसे वैसे। लेकिन उस टाइम पे जो एलन ह्यूम है, उन्होंने मतलब इसको बहुत समझाया कि ये एज अ सेफ्टी वॉल्व एक्ट करेगा, ठीक है। अगर कोई डिसेंट अगर है जनता में, तो वो क्या होगा कि वो डिसेंट आईएनसी के थ्रू इमर्ज हो जाएगा, और ब्रिटिश जो एम्पायर को इतना ज्यादा मतलब चोट नहीं पहुंचेगी, ये उसका कहना था। फिर देखिए लॉर्ड लैंसडाउन, देखो इसने फैक्ट्री एक्ट 1891, यहाँ पे वर्कर्स की कंडीशन है ना वो संडे को छुट्टी मिलेगी,
या ये सब चीजें जो है ये फैक्ट्री एक्ट 1891 में, आप थोड़ा इसको डिटेल में देख सकते हैं। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इसके टाइम पे आया है। और देखो इलेक्शन एज अ एक मतलब इलेक्शन का एक पार्ट इसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग जो है वो इलेक्शन जो मेन है इंडिया में, जो भी उसका एक फाउंडेशन बोल सकते हैं हम, वो जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया था। फिर देखिए सेटिंग ऑफ अ ड्यूरेंट कमीशन, देखो ये यूपीएससी ने पूछा था कि एक क्रोनोलॉजी में कि ये कब 1893 में है। ड्यूरेंट इंडिया और मतलब उस टाइम का इंडिया जो पाकिस्तान का भी पार्ट है अभी, अखंड भारत जो भी है, तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो ड्यूरेंट लाइन है वो लाइन 1893 में। और उस लेकिन अगर आपने देखा होगा कि ये जो अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान जो है, तो उन दोनों के बीच में ये जो अभी भी है ना, यहाँ पे डिस्प्यूट चलते रहता है, ठीक है। बीच में पाकिस्तान ने एक ऑर्डर निकाला था कि जो भी अफगानिस्तान के लोग हैं इंडिया पाकिस्तान में वो चले जाए। तो रातों रात उन्होंने वो मतलब बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया था उस टाइम पे, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे अभी उस वजह से। तो यहाँ पे ना कंटिन्यूअसली ये चलते रहता है, क्योंकि दिस इज नॉट अ नेचुरल बॉर्डर नहीं है। तो लोग मतलब यहाँ पे जो एथनिसिटी है, जो ये दोनों साइड में लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये उसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पे दिख जाता है। फिर देखिए लॉर्ड कर्जन, देखो ये भी बहुत खतरनाक था। मतलब इसने भी बहुत कुछ मतलब गलत चीजें की है, ठीक है इसने, बट कुछ अच्छी चीजें भी इसने की है। देखो एक तो यूनिवर्सिटी कमीशन, रेले कमीशन इसके टाइम पे आया था। एंड पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, तो ये क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, पहले कमेटी जो रेले कमीशन वो आया, फिर उसके बाद एक्ट आया। फिर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया है। जैसे लॉर्ड मेयो के टाइम पे क्या आया था, एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। एंशियंट मोन्यूमेंट एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, दिस इज द मोस्ट मतलब कम्युनल, मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को कम्युनल एंगल देना, या मतलब हम बोलते हैं ना कि मतलब तोड़ना, कम्युनिटी को, कम्युनिटी में एक हेट्रेड क्रिएट करना। तो इस ये इसमें बहुत ही खतरनाक तरीके से इस चीज ने उसमें एक फ्यूल डालने की कोशिश की थी। देखो कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी, इसमें क्या होता है, किचनर वाज अ कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और इन दोनों के बीच में बहुत सारा कॉन्ट्रोवर्सी इसलिए हुई थी कि कर्जन बोलता था कि इसके पास ज्यादा पावर है इसकी इससे, लेकिन ये बोलता था कि मिलिट्री के रिलेटेड जो भी पावर है वो मेरे पास है। तो इनके बीच में कंट्रोवर्सी उस टाइम हुई थी, और इस वजह से ही कर्जन को फिर वापस बुलाया गया था। को पार्टीशन हुआ 1905 में, वो बंगाल में इसके टाइम पे हुआ है। फिर कर्नल सर सर फ्रांसिस एडवर्ड यंग हस्बैंड कमीशन जो है, यंग हस्बैंड कमीशन, वो तिब्बत में 1904 में इसने ही भेजा था। मतलब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, लॉर्ड कर्जन है, ही वाज अ वेरी नोटोरियस, ठीक है, बहुत ही मतलब उसने गंदे चीजें तो की है। लेकिन आपको अगर पता हो, अभी जो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ऐसा बोला जाता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो फाउंडेशन है वो लॉर्ड कर्जन ने रखा है। ऐसा क्यों? देखिए अभी जो इंडिया है, मतलब जो भी है यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि ये रेड सी है, ठीक है, यहाँ गल्फ ऑफ बाबल मांडव है, यहाँ पे जो गल्फ है, तो ये, और यहाँ पे मतलब जो मलक्का स्ट्रेट है, तो उसने क्या किया था कि ये जो सारे चोक पॉइंट्स है इंडिया के आसपास, ये सारे उसने मतलब कंट्रोल किए थे बहुत अच्छे से। और इंडिया में कोई भी एक्सटर्नल अटैक को इसने एक एंटिसिपेट किया था कि हाँ इंडिया को कहाँ कहाँ से ऐसे प्रॉब्लम्स है। तो ये सब चीजें ऐसे इसलिए बोला जाता है कि लॉर्ड कर्जन ने जो इंडिया की ब्लू नेवी पॉलिसी जो है वो इसने इंट्रोड्यूस किया था। और दूसरा देखिए ये जो तिबेट का है 1904 में तिबेट का और यंग हस्बैंड उसने भेजा, और 1914 में इंडिया, मतलब उस टाइम ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था। तो वो अग्रीमेंट की वजह से आज इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में जो क्लैशेस है ना, वो 1914 के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, उसको चाइना मतलब इंडिया उसको मानता है कि लद्दाख जो है मतलब पूरा जो है वो पूरा हमारा है। और दूसरा जो है तिब्बत जो है एज अ बफर स्टेट है, उस टाइम उसको ऐसे मेंशन किया था उसने। चाइना का जो बॉर्डर है वो पूरा तिब्बत में नहीं आता था पहले, ठीक है, लेकिन चाइना ने इसको थॉर्टेड करके पूरा अपना डोमिनेंस करने की कोशिश की है। बट दिस मैन लॉर्ड कर्जन मतलब एक सिग्निफिकेंट पर्सन था कि उसने एक सोचा था कि यार
तिबेट को बफर स्टेट ही रखना है, नहीं तो वो रशिया के बारे में सोच रहा था मोस्टली, ठीक है, बट वो इसलिए चाइना के बीच में वो एक अग्रीमेंट हुआ था, बट आज चाइना उसको नहीं मानता है और इस वजह से एक इंडिया 1962 का वार भी हुआ इंडिया और चाइना के बीच में। फिर देखिए ये जो क्या है, डेवलप इंडो तिबेटन ट्रेड एंड टू एक्सप्लॉइट रिच मिनरल रिसोर्सेज, ये भी उसका था। सेफगार्ड द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, इसमें ट्रीटी ऑफ ल्हासा हुआ है, ऑफिशियली नोन एज अ कन्वेंशन बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड द तिबेट। ओके, British achieved very little by the Tibetan expedition and it secured Russia's withdrawal from Tibet but at cost of confirming Chinese suzerainty। देखो चाइना, रशिया तो वहां पे गया लेकिन चाइना कंटिन्यू रह गया, ठीक है। तो फिर देखिए इसके टाइम पे एक दिल्ली दरबार भी हुआ है, जैसे पहले लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुआ है 1877 में। फिर देखो श्री नारायण धर्म प्रतिपालन जो है वो भी इस टाइम पे हुआ है, लेकिन ये इसके टाइम पे हुआ है, बस इसका कोई इतना रिलेशन ये नहीं है। फिर देखिए लॉर्ड मिंटो टू, जो हमने पहले 100 साल पहले देखा था, मिंटो वन है, इसके बाद फिर 1905 से 1910 लॉर्ड मिंटो आता है। फिर देखो इसने पॉपुलराइजेशन ऑफ एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट इसके टाइम पे हुआ, एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट। और हमें पता है कि बाद में 1911 में जाके वो जो पार्टीशन या जो किया था उसको रद्द कर दिया गया था। और इसकी इसी टाइम पे ही 1905, 1906 और 1907 में कांग्रेस के 3 सेशन हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको देख लीजिए। ये तो बाद में हम किसी वीडियो में इसको भी देख लेंगे। और 1907 में सूरत जो स्प्लिट हुआ था, जो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, ओके। तो जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो मॉडरेट्स हैं उनके बीच में वो नहीं बनी, ठीक है। तो राश बिहारी घोष उस टाइम 1907 सूरत के वो ये थे चेयरपर्सन। तो उसके टाइम पे ये सूरत स्प्लिट हुआ है, ठीक है। फिर देखिए इस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग, ये 1906 में हुआ है। फिर देखिए द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इसको बोला जाता है मिंटो को। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि 1909 में जो मोरले मिंटो एक्ट आया था उसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, ठीक है। इस वजह से इसको बोलते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर है। डिवाइड एंड रूल जो है पॉलिसी, ये इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से खेला है और इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश की है, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग टू 1910 टू 1916, थोड़ा ये याद रखिए, ठीक है। देखिए क्रिएशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी लाइक बॉम्बे एंड मद्रास इन 1911, मतलब ऐसा जो पहले बंगाल एक उनको उनका वहां पे बंगाल कलकत्ता एज उनका कैपिटल था, ठीक है। बाद में उन्होंने क्या किया कि बंगाल को बॉम्बे और मद्रास जैसे एक प्रेसिडेंसी बनाया। कोरोनेशन दरबार हुआ किंग जॉर्ज फाइव इन दिल्ली 19, उसी टाइम पे कैपिटल को शिफ्ट किया गया। देखिए शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ है 19, जो मैं वही बात कर रहा था, जो तिब्बत एंड ग्रेट ब्रिटेन के बीच में विद चाइनीज पार्टिसिपेशन नेगोशिएटेड द स्टेटस ऑफ तिब्बत एंड द तिब्बत इंडिया फ्रंटियर, द मैकमोहन लाइन जो है वो उसी वहीं से आता है, शिमला कॉन्फ्रेंस, याद रखिए इसको। 1916 में हिंदू महासभा बाय एम मदन मोहन मालवीय, तो उन्होंने एक इस्टेब्लिश किया था। फिर देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से क्या, फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग अनी बेजेंट और तिलक। होम रूल लीग हमें पता है कि तिलक का जो था बॉम्बे छोड़ के बाकी सारे पूरे महाराष्ट्र में था, और एनी बेजेंट का जो था वो मद्रास प्रोविंस में और मुंबई में था, ठीक है। लखनऊ सेशन है कांग्रेस का, इसी के टाइम पे हुआ है। और लखनऊ में जो 1907 में जो स्प्लिट हुआ था वो 1916 के लखनऊ कांग्रेस में उन दो मतलब वो दोनों साथ में आए, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। फिर देखो इसी टाइम पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी एक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था कि हाँ ये साथ में लड़ेंगे हम ब्रिटिश के अगेंस्ट, क्योंकि उसका तो प्रॉब्लम सबको ही हो रहा था। फिर देखिए फाउंडेशन ऑफ साबरमती आश्रम 1916 आफ्टर गांधी जी रिटर्न, लॉन्च ऑफ चंपारण सत्याग्रह। देखो ये सारे आपको पता होगा, केक, इसे हम याद रखते हैं इसको। चंपारण है, अहमदाबाद है, खेड़ा है, क्या रौलेट है, और फिर जलियांवाला बाग है, केक राज, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। फिर देखिए मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन 1917 रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, फर्स्ट उसने बोला कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे इंडिया में। इसके जो गवर्नमेंट ऑफ 1919 आया लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे बस जुमला ही था इनका, ठीक है। वी ऑल अवेयर अबाउट दिस। फिर देखिए रॉलेट एक्ट इस इनेक्ट किया गया, वेरी ड्रेकोनियन एक्ट, ठीक है। उसमें मतलब विदाउट एनी वारंट किसी को भी अरेस्ट करके उसके अगेंस्ट, मतलब उसको अरेस्ट करके रखते थे और उसको टॉर्चर कर सकते थे, ठीक है। ये सारी पावर उसको मिली थी। फिर देखो वी नो अबाउट जलियांवाला बाग 1919 टुक प्लेस, इसी के टाइम पे हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग टू। फिर देखिए लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन, वी नो महात्मा गांधी जी आए थे 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया में, फिर उन्होंने ये सब चीज़ें की थी। और बाद में उन्होंने बोला कि हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे। और खिलाफत मूवमेंट, वी नो अबाउट कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसमें खिलाफत जो है उसका खलीफा का जो स्टेटस है वो उन्होंने निकाल लिया था, ठीक है। इसके अगेंस्ट सारे जो मुस्लिम्स
है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अगेन ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द विमेंस यूनिवर्सिटी एट पुणे 1916 में हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ द सैडलर कमीशन 1917 में हुआ है। और रिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी, फिर देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ एस वी सिन्हा एज अ गवर्नर ऑफ बिहार, द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ गवर्नर। ठीक है, ये देखिए ये एस वी सिन्हा है। फिर देखिए लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 लेके चौरी चौरा इंसिडेंट इनके टाइम पे हुआ है। सब्सिक्वेंट विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसके बाद हुआ, गांधी जी ने उसको वापस ले लिया क्योंकि अहिंसा के अगेंस्ट था वो। फिर देखिए मोपला रिबेलियन जो है केरल में, ये भी 1921 में हुआ है। फिर रिपील ऑफ प्रेस एक्ट ऑफ 1910 एंड राउलेट एक्ट ऑफ 1919। तो देखिए अ, जो 1910 वाला जो प्रेस एक्ट था ये भी बहुत ही ड्रैकोनियन था। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, मतलब ये भी पूरा मतलब रिस्ट्रिक्शन डालता था उस पे। ठीक है, और जो बदरुद्दीन जो सप्रू है, सप्रू, तो उन्होंने ब्रिटिश को फोर्स किया था कि ऐसे वाले जो एक्ट्स हैं उसको रिपील कर दे, तो उन्होंने रिपील कर दिया था। फिर देखिए कम्युनल राइट्स इन मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, ये सब इसके टाइम पे हुए हैं। काकोरी ट्रेन रॉबरी वी नो, ठीक है, तो वो 1925 में हुआ था, also happened। फिर देखो स्वराज्य पार्टी जो है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू इन्होंने मिला के स्वराज्य पार्टी बनाया था, हमें पता है इसके बारे में। फिर देखिए साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर द आईसीएस बोर्ड 1923 में फर्स्ट टाइम हुआ था। हमें पता है कि 1833 में उन्होंने ओपन कंपटीशन ये करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हुआ, जो 1853 में ओपन कंपटीशन किया। लेकिन 1863 में फर्स्ट टाइम जो सुरेंद्रनाथ टैगोर है, मतलब कोई तो टैगोर है, सत्येंद्रनाथ टैगोर, तो वो फर्स्ट सिविल सर्वेंट इंडिया के बने थे। उसके बाद एस एन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी बने थे। फिर हमें पता है कि सुभाष चंद्र बोस भी बने थे, उन्होंने छोड़ा था बाद में। लेकिन उस टाइम सब क्या हो रहा था कि जो एग्जामिनेशन है वो यूरोप में ही होता था। लेकिन बाद में क्या किया कि दिल्ली और लंदन में एक साथ होने के लिए उन्होंने मतलब साइमल्टेनियस ये स्टार्ट हो गया। फिर देखिए उसके बाद लॉर्ड आयरविन आए हैं, फेमस, हमें पता है। विजिट साइमन कमीशन टू इंडिया इस टाइम पे आया था लेकिन बॉयकॉट किया सब लोगों ने इसको, क्योंकि उसमें एक भी इंडियन ये नहीं था। यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा है। लेकिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें मुस्लिम लीग और सब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है सारे लोग इसमें आए थे, लखनऊ में हुआ था। और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इन्होंने इसलिए नेहरू रिपोर्ट मतलब एक नेहरू कमीशन स्थापन किया मोतीलाल नेहरू जी के मतलब प्रिसाइडिंग में। देखिए ये क्यों किया कि बिरकन हेड जो एक शायद पंजाब या कहीं का तो एक वो गवर्नर था, तो उसने चैलेंज किया था कि आप बोल रहे हो कि आप बना सकते हो तो बना के दिखाइए। तो इंडियंस ने वो जो है चैलेंज एक्सेप्ट किया था और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट मतलब नेहरू कमीशन स्थापन करके नेहरू रिपोर्ट उन्होंने किया था। देखिए इस टाइम पे बटलर जो है, बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन, तो ये भी किया था, ये यूपीएससी ने पूछा है 2017 में शायद। तो बटलर है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और जो प्रिंसली स्टेट्स है या जो स्टेट्स उनके बीच में जो कैसे रिलेशन होना चाहिए इसके बारे में ये बटलर कमीशन था। फिर देखिए लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस 1921, इसमें पूर्ण स्वराज, इसमें पंडित नेहरू जो है वो इसको हेड कर रहे थे। फिर देखिए दांडी मार्च इसी टाइम पे हुआ है, इनके टाइम पे गांधी जी ने लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद फिर देखिए दीपावली डिक्लेरेशन बाय लॉर्ड आयरविन। देखो जैसे हमने बोला था ना कि मॉन्टेग्यू ने एक 1917 में एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें बोला था कि उसने एक हम डोमिनियन स्टेटस देंगे या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, लेकिन उसने नहीं किया था। ऐसा ही स्टेटमेंट आयरविन की तरफ से भी आया था, उसको दीपावली सेलिब्रेशन। देखो ये लोग ऐसे क्यों करते थे, ये इसलिए करते थे कि जैसे इंडियंस क्या होता है ना कि मतलब एक गुस्सा है उनके अंदर, ठीक है, तो हर बार वो गुस्सा मतलब फोर्स से ये करना इजी, मतलब इतना इजी नहीं है, तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे दो ताकि लोगों को थोड़ा अच्छा लगे कि यार हाँ मतलब चलो कुछ दिन में मिल जाएगा ऐसा कुछ, इसलिए वो स्टेटमेंट दिया करते थे। देखो इन्होंने क्या बोला कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, तो ऐसे ही गाजर दिखा रहे हैं बस, ठीक है। ये इसलिए आरटीसी आरटीसी भी मतलब उन्होंने ये किया। देखो इससे निकलना कुछ नहीं है, बस ये एक इंडियंस का जो गुस्सा है उसको शांत करने के लिए चीजें करते रहते थे। देखिए बॉयकॉट ऑफ द फर्स्ट राउंड किया, मतलब कांग्रेस बस सेकंड में गई है, जो महात्मा गांधी जी गए थे जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद ना फर्स्ट या थर्ड किसी में कांग्रेस नहीं गई है, लेकिन अंबेडकर जो है वो तीनों में गए थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे वो तीनों में गए थे, ठीक है, आप देख लेना कौन कौन है वो लोग। फिर सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसी टाइम पे हुआ, एक बार सस्पेंड किया फिर स्टार्ट किया फिर सस्पेंड किया, तो ये चीजें हुई है। फिर देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, फेलियर ऑफ द कॉन्फ्रेंस, रिजम्पशन ऑफ द सिविल फिर से स्टार्ट किया। देखो यहाँ पे सस्पेंड किया फिर से स्टार्ट किया, फिर लेकिन उसको इतना रिस्पांस नहीं मिला तो फिर से उसको एंड करना पड़ा।
फिर देखिए इंडिविजुअल ऑफ द कम्युनल अवार्ड, देखो कम्युनल अवार्ड जो है रामसे मैकडोनाल्ड का वो 1932 में आया, जिसमें क्या हुआ था कि एक कम्युनल इलेक्टोरेट्स मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट देने की कोशिश की थी जो शेड्यूल्ड कास्ट है या जो भी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पूना पैक्ट भी हुआ है वी नो 1932 में अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। तो फास्ट अन टू डेथ उस टाइम गांधी जी जो थे ये येरवडा के जेल में थे पुणे में, तो वहां पे उन्होंने फास्ट अन टू डेथ किया था, तो उनके बीच में ये सुलह हो गई थी कि यार हाँ मतलब इन्होंने तो उस टाइम कुछ तो 72 सीट्स कुछ तो थे, उसको बढ़ा के 143 कुछ तो सीट्स किए थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, चलो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है तो सीट्स तो बढ़ा के दे दिए। देखो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में ही हुआ है। फिर देखो लॉन्च ऑफ इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1933 में किया था, क्योंकि एक तो ये जो है सिविल डिसोबीडियंस वो चला नहीं था ज़्यादा, इसलिए उन्होंने इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया। फिर देखो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 वेरी फेमस एक्ट, हमें पता है कि इससे बहुत सारी चीज़ें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली है, तो वो भी इसके टाइम पे विलिंगडन के टाइम पे इनेक्ट की गई है। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा 1936, सहजानंद सरस्वती और ये बहुत सारे लोग थे उसमें। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव, यूपीएससी ने देखो इन सब पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, तो ये सब लोग थे। फिर देखो बर्मा जो सेपरेट हुआ था, मतलब बर्मा को जो हमने देखा था कि लॉर्ड लिटन ने या उसके पहले किसने, तो लॉर्ड सॉरी लॉर्ड डफरिन ने जो बर्मा पे अटैक करके उसको एनेक्स किया था ना, वो 1935 में अलग हुआ था। ओके। फिर देखिए लॉर्ड लिन लिथगो, उसके बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1936-37 ये हुआ था, उसमें कांग्रेस ने मेजोरिटी 5 प्रोविंसेस में मेजोरिटी की थी, एंड मतलब 5 प्रोविंस में मेजोरिटी थी और बाकी 3 प्रोविंसेस में वो दूसरों के साथ कोलिशन करके गवर्नमेंट में आए थे वो, ठीक है। फिर रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, तो कांग्रेस ने बोला था कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है ब्रिटेन, ये खुद मतलब एक मतलब कॉलोनियल पावर है और वो कॉलोनीज को मतलब इंडिया को कोई स्पेशल ये नहीं देना चाहता या डोमिनियन स्टेटस भी नहीं देना चाहता, तो जब तक वो नहीं देंगे तब तक, इसलिए उन्होंने रिजाइन किया था। रेजिग्नेशन ऑफ द बोस इन 1939, जो आईएनसी से इन्होंने भी रिजाइन किया था, एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक देखिए 1939 में है, सुभाष चंद्र बोस ने किया है। फिर देखो लाहौर रेजोल्यूशन 1940 बाय द मुस्लिम लीग, ठीक है, फॉर द सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम। तो हमें पता है कि ये जो टू स्टेट जो है वो पहले 1933 में आया था, फिर उसके बाद 1940 में इन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन लाया उसके आगे उसके लिए। फिर देखो अगस्त ऑफर, हमें पता है देखो ये यहाँ के बाद जो क्रोनोलॉजी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगस्त ऑफर 1940 बाय द वाइस रॉय, क्रिटिसिज्म बाय द कांग्रेस एंड इंडोर्समेंट बाय द मुस्लिम लीग, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग को वेटो मिला था, ठीक है। फिर देखो चर्चिल वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंग्लैंड इन 1940, तो इस वजह से क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे चेंजेस हुए, क्योंकि इसने क्रिप्स मिशन और ये सब चीजें लाया। फिर डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, ओके। और यहाँ पे एक बोला था कि यहाँ पे मेनली इंडियंस होंगे, तो फिर यहाँ पे बोला कि ओनली इंडियंस होंगे, ये जो क्रिप्स मिशन में बोला था, तो ये चेंज आया उसमें। देखो सुभाष चंद्र बोस भी जेल से एस्केप हो गए, फिर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, हमें पता है कि सिंगापुर में, फिर वो अपने जो अंडमान निकोबार में वहां पे उन्होंने ये किया था। म्यांमार में भी आए थे वो बाद में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 1944 के आसपास। फिर देखिए क्विट इंडिया रेजोल्यूशन इंडिया कांग्रेस ने किया था 1942 में, 8 अगस्त 1942। ये यूपीएससी ने पूछा था, शायद 2021 में पूछा था। फिर अगस्त रिवॉल्यूशन और रिवोल्ट ऑफ 1942, अरेस्ट ऑफ द, ये सब चीजें हमें पता है, आप थोड़ा पढ़ लीजिए इनको। फिर डिवाइड एंड क्विट स्लोगन एट कराची सेशन मुस्लिम लीग, डिवाइड करो और क्विट करो, ये स्लोगन दिया था। फिर देखो वेवल जो है सी राजगोपालचारी CR फॉर्मूला, उन्होंने भी ट्राई किया था कि कुछ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कुछ सुलह हो जाए, और ये जो मतलब टू स्टेट या पार्टीशन की बातें चल रही है वो तो उस पर थोड़ा पूर्ण विराम लगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। गांधी जिन्ना पैक्ट भी फेल हो गया। फिर देखो वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, ये सब चीजें हो गई, लेकिन उसमें उसका कोई ऐसा एक आउटकम नहीं आया सही से, जो कि एक देश को एक यूनाइट बना के रख सकते हैं लोग, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके या कुछ कम्युनल जैसे सेपरेट इलेक्टेड देके ये सब जो मतलब सीड्स है वो उन्होंने सो किए थे, और उसके ही ये परिणाम थे, ठीक है। ओके। और मतलब एक जो कम्युनल हेट्रेड है वो सोसाइटी में बहुत ही एक अंदर तक मतलब वो चला गया था, तो उसको उस डिसेंट को ये करना बहुत ही मुश्किल था। फिर देखिए एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 1945, प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन 1946, हमें पता है कि इसी के तहत जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, पहले तो उसमें एक्सेप्टेंस तो कांग्रेस ने किया, उसमें कुछ कुछ चीजें थी कि जो लिस्ट करना ये जरूरी है या नहीं है,
पहले कांग्रेस ने बोला कि लिस्ट करना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है स्टेट्स को, लेकिन मुस्लिम लीग ने बोला कि करना जरूरी है, तो उसके हिसाब से फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जो है मुस्लिम लीग के बहुत सारे लोग मतलब वो चले गए थे, छोड़ा था उन्होंने। और उसके उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि डायरेक्ट एक्शन डे, और इसमें बहुत सारा मतलब किलिंग्स हुए, कम्युनल किलिंग्स, मतलब ये सारी चीजें मुस्लिम लीग ने की है। ठीक है। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट बाय द कांग्रेस। तो देखिए इंटरिम गवर्नमेंट पे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उस पर आप देख लीजिए कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन लोग थे, कौन सा पोर्टफोलियो किसको था। और इसमें नेहरू जी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऐसा कुछ तो थे, तो आप इसको देख लीजिए। फिर देखिए अनाउंसमेंट ऑफ द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय द क्लेमेंट एटली। उन्होंने बोला कि 1947 फरवरी 20 में उन्होंने बोला कि 1948 तक हम चले जाएंगे, लेकिन बाद में जाके क्या हुआ कि माउंट बैटन जी आए। और देखिए माउंट बैटन जी आए और उन्होंने बोला कि 3 जून को बोला कि हम 1947 को ही 15 अगस्त 1947 को ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ये उन्होंने, उसको हम क्या बोलते हैं कि डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं, ठीक है, या उसको हम थोड़ा इंडिया का जो बाल्कनाइजेशन भी बोलते हैं वो प्लान, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, एंड वी नो अबाउट दिस एक्ट की दिस ये जो एक्ट है उसने ये बताया कि जो जो भी सारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो कुछ भी कर सकती है, उसके पास सब कुछ पावर है, वो किसी भी लॉ को रिपील कर सकती है या नया इनेक्ट कर सकती है। और वो एक तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह भी काम करेगी और वो एक पार्लियामेंट की तरह भी काम करेगी, ठीक है। बाद में हमें पता है कि वो एक उन्होंने एक इतना खतरनाक मतलब मस्त तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है हमारे फोर फादर्स ने। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ द टू बाउंड्री कमीशन, इस टाइम पे एक रेडक्लिफ फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब, इन दोनों को हम रेडक्लिफ ने ही बनाया था, ठीक है। उसने तो बस एक रूम में बैठ के ये सब कुछ मतलब ऐसे मैप ड्रॉ किए थे, ऐसे बोला जाता है। इसी वजह से तो आज भी वी नो द कंडीशन ऑफ बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सब इनकी देन है। फिर देखिए कूपलैंड प्लान, सेपरेशन ऑफ हिली टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको कूपलैंड प्लान बोलते हैं, ठीक है। सॉरी। तो देखिए ये सब चीजें हैं, हमने जो पूरे जो वाइस रॉय है उनके टाइम पे क्या क्या हुआ ये सब कुछ देखा है। वीडियो थोड़ा ये लंबा हो गया है, बट स्टिल आप इसको पूरा देखिए, मतलब इसमें एक क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। मतलब लॉर्ड वेवल या किसी ने भी मतलब जिस जिस जो लोग हैं उन्होंने जो किया वो तो हमने देखा ही है, लेकिन खुद उस टाइम पे क्या हुआ है, कुछ इवेंट्स जैसे जैसे हुए हमने उसको थोड़ा एक स्टोरी की तरह देखने की भी कोशिश की है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और आपके दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। एंड इफ़ एनीथिंग इसमें कुछ मेरी गलती हुई हो, कुछ अगर मैंने कुछ गलत से बोला हो तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आई विल ट्राई टू मेक मतलब उसको मैं उसमें अमेंडमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज टेक केयर, ठीक है। और अभी वी नो द एग्ज़ाम इज़ मतलब नज़दीक आ रहा है, तो आप आई होप कि आप सब लोग अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो चलो, थैंक यू सो मच।